नमस्कार। मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को सबको मिल चुका है, तो इसलिए मुझे अपना इंट्रोडक्शन फर्दर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा बताने की जरूरत है कि तरक्की हो गई है तो प्रोफेसर बन गई हूँ। तो ये खुशी जरूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। तो आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है कि मैं आपको बताऊं ड्रग डिपेंडेंस और अल्कोहलिज्म के बारे में। वैसे तो आप लोग सारे अवगत हैं कि ये कंसेप्ट इस तरह के हैं, ये टॉपिक इस तरह का है कि सभी को ही पता है कि ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है, अल्कोहलिज्म क्या होता है। पर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और आपके साथ जो है ज्ञान बांटूंगी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग जो है मेरी प्रेजेंटेशन से आपकी नॉलेज लेवल जो है वो और बढ़ेगा। तो मैं पहली स्लाइड अपनी शुरू करती हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दीजिए। ओके। तो पहली बात ये है कि जब हम डिपेंडेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो डिपेंडेंस शब्द जो है उसका यूजुअली मतलब ये होता है कि फिजिकली यानी शारीरिक रूप से आप डिपेंडेंट हो गए किसी सब्सटेंस पर। इसके अंदर दो खासियत जो होती है, जो इसके सिम्टम्स मान सकते हैं, वो ये है कि एक तो टॉलरेंस हो जाती है ड्रग की, और दूसरा ये है कि अगर वो आपको ना मिले सब्सटेंस तो आप विड्रॉल शो करते हैं। तो ऐसा है कि इसमें एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहूंगी वो ये है कि फिजिकल डिपेंडेंस कई बार हो जाती है बिना एडिक्शन के। पर ये मान के चलिए कि एडिक्शन होने वाली है, आप उससे नहीं बच पाएंगे। एडिक्शन की अगर हम बात करें तो आपके व्यवहार में जो बदलाव आता है वो इस वजह से आता है कि बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर, क्योंकि आप कंटिन्यूस एक सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं। और सब्सटेंस अब्यूज करने के बाद जो भी एडिक्ट होता है उसकी मेन प्रायोरिटी ये हो जाती है कि किस प्रकार से उस सब्सटेंस को उसने हासिल करना है, उसे प्राप्त करना है। जबकि वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है, भली भांति रूप से जानता है कि उसको कितना नुकसान हो रहा है इसको लेने से। तो ये पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्शन जो है उसकी वजह से लोग जो है बहुत इरेशनली एक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर उनको वो सब्सटेंस नहीं मिलती है जिससे कि वो अडिक्टेड है तो उनका बिहेवियर लॉजिक से, रीजनिंग से दूर चला जाता है। नेक्स्ट प्लीज। और सब्सटेंस अब्यूज और डिपेंडेंस को अगर हम डिफाइन करें एक स्केल के ऊपर, तो बेसिकली जो है एक तो समय यानी कि टाइम और डिग्री ऑफ सब्सटेंस यूज के ऊपर हम इसको दोनों चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि कितने समय से आप ये कर रहे हैं और कितनी डिग्री में आप सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं। आमतौर पे अब्यूज को जो है डिपेंडेंस की एक अर्ली स्टेज माना जाता है, यानी कि पहले आप जो है आप अब्यूज कर रहे हो किसी सब्सटेंस को, उसके बाद आप डिपेंडेंस शो करना शुरू कर दोगे। जैसे जैसे सब्सटेंस अब्यूज आपका ज्यादा बढ़ता जाएगा तो आपकी लाइकलीहुड यानी कि आप कितना ज्यादा इसमें हम कहेंगे परसेंटेज बढ़ जाएगी कि आपका एक डिपेंडेंस डिसऑर्डर जो है उसके बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट करिए। अब एडिक्शन की बात करें तो इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, मेंटल भी और फिजिकल भी। ये दोनों तरीकों से आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर जो है रिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम एडिक्शन की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये कि आप अच्छे से भली भांति जानते हुए कि उस ड्रग का किस तरह का कॉन्सिक्वेंस है, वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, आप फिर भी उसको लेते हैं। दूसरी बात ये कि आप चाहते हुए भी कि मैं रुक जाऊं और मैं ना लूं इसको, नहीं रोक पाते अपने आप को। और तीसरी बात ये है कि इसको प्राप्त करने में आप इतने ज्यादा जो है तल्लीन हो जाती हैं, आपकी तन्मयता एक तरफ ही चली जाती है कि आप अपने सोशल सामाजिक ड्यूटीज को और आपके कार्य की जो ड्यूटीज हैं, जो आपकी ऑब्लिगेशन है लाइफ की, जो आपने काम करने ही करने हैं, आप उनको भी निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करें तो खाली ये नहीं है कि हम, जैसे आपने कॉमन ड्रग्स के नाम सुने होंगे, हेरोइन है, कोकेन है या इलीगल ड्रग्स है, आप इन्हीं से एडिक्टेड होते हैं। आप एडिक्टेड हो सकते हैं अल्कोहल को, निकोटीन को। यानी कि निकोटीन आप लोगों को सबको पता होगा, जब आप स्मोक करते हैं तो उसकी भी, स्मोकिंग की भी एक एडिक्शन के बारे में आपको मालूम होगा। कई बार लोग जो है उनको नींद नहीं आती तो वो स्लीप के लिए भी मेडिकेशन लेते हैं,
कई बार एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति होती है जो कि एक आम काउंसलिंग से या किसी से बात करके हल नहीं होती है, तो उसके लिए भी आप कई बार मेडिकेशन दे रहे होते हो। और कई बार लीगल सब्सटेंसेस भी जैसे कि जो होती हैं, नार्कोटिक की पेन मेडिकेशन होती है या ओपियोइड्स होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा पेन में होते हो तो डॉक्टर्स खुद ही इसको रिकमेंड करते हैं। इनसे भी आप एडिक्शन आपकी हो सकती है। अब आप क्यों लेते हैं कोई भी ड्रग? आप इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर तरीका है जो आपको वो फील करवाता है, यानी कि वो लेने के बाद आपको अच्छी फीलिंग एक आनी शुरू हो जाती है। और पहले आपको ये एक आत्मविश्वास होता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा या कर लूंगी, कि कितना मैं लूंगी, इसका कितना यूज करूंगी, और मैं ज्यादा नहीं। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये ड्रग्स जो है आपके ब्रेन के ऊपर इस तरह से काम करते हैं कि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग बदल जाती है। फिजिकल चेंजेस आने में बहुत लंबा समय लगेगा, परंतु क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल है, जो एक आप कहते हो स्वयं नियंत्रण जिसे हम बोलते हैं, कि आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि मैंने कितना लेना है और कितने के बाद मैंने मना कर देना है, वो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, नियंत्रण खत्म हो जाता है। और फिर आप क्या करते हैं, इस तरह का व्यवहार करना शुरू करते हैं जो कि डैमेजिंग होता है, सेल्फ डैमेजिंग, स्वयं को क्षति पहुंचाने वाला व्यवहार शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। ड्रग डिपेंडेंस तब होता है जब आपको एक या एक से ज्यादा ड्रग्स फंक्शन करने के लिए चाहिए हो। अब जब हम डिपेंडेंस की बात करते हैं तो आपका ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंस तब भी हो पाएगा, तब भी हो जाता है जब आप एडिक्टेड नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंस जो है एक शारीरिक प्रतिक्रिया है एक सब्सटेंस को। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज, आप मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं ये एग्जांपल जो कंपैरिजन में कर रही हूँ एक नॉर्मल लाइफ के कंपैरिजन में कर रही हूँ। कुछ लोग जो है मीठा खाते हैं तो पहले 1 चम्मच डालते हैं चीनी चाय के अंदर, ठीक लगती है, बढ़िया लगती है। कुछ टाइम के बाद उन्हें लगता है कि 1 चम्मच से चाय उतनी मीठी नहीं हुई जितनी उन्हें चाहिए, तो क्या करते हैं, 2 चम्मच डालना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद 2 चम्मच भी काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे लोग जब अल्कोहल या कोई सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि शुरुआत में वो थोड़ा क्वांटिटी में लेते हैं और लगता है कि हाँ जिस तरह का मुझे एक बाद में उसका प्रभाव चाहिए वो मुझे मिल रहा है और बढ़िया है। परंतु कुछ के बाद बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर लेती है और फिर क्या होता है कि आपको और ज्यादा मात्रा में चाहिए, और अगर आपको वो नहीं मिलता तो फिर क्या होता है कि विड्रॉल बॉडी शो करना शुरू कर देती है जब आप उस ड्रग को नहीं लेते। नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये सारे तो टर्म्स इतने मैंने आपको बताए, आपने सुने मेरे से कि हाँ एडिक्शन की बात की मैंने, अब्यूज की बात की मैंने, डिपेंडेंस की बात की। पर एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2013 में जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसने ये जो शब्द है सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस डिपेंडेंस, इन सब को जो है हटा दिया और एक शब्द वो लेकर जो आए, उसका नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है एक मेडिकल टर्म बन गया है एडिक्शन के लिए। पहले क्या करते थे कि अब्यूज को एक माइल्ड फॉर्म माना जाता था एडिक्शन का, और डिपेंडेंस क्या होती थी, वो तो माइल्ड हो गया यानी कि बहुत कम, डिपेंडेंस हो गई कम से ज्यादा यानी मॉडरेट हो गई, या बहुत सीवियर फॉर्म की एडिक्शन को बोला जाता। अब जो नया आया है शब्द 2013 में, सब्सटेंस यू नो यूज डिसऑर्डर, उसे क्लासिफाई कर दिया गया है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब जो हम शब्द इस्तेमाल करते थे अब्यूज, डिपेंडेंस, ये कैटेगराइज करने के लिए कि सीवियर कितनी है एडिक्शन। अगर कम सीवियर है तो हम उसको अब्यूज बोल देंगे, बहुत ज्यादा सीवियर हो गई तो हम उसको डिपेंडेंस बोल देंगे। तो अब क्या हुआ है कि ये सब चीजें जो हैं हटा इसलिए दी गई हैं और उम्मीद की गई है कि ये एक ज्यादा अच्छा तरीका है हमारा ध्यान इस चीज पे लाने का कि आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जिनको मदद की जरूरत है, पर उनको डेबिलिटेटिंग यानी कि ऐसी किसी तरह की एडिक्शन जो उन्हें दिनों दिन निष्क्रिय बना रही है, डिसफंक्शनल बना रही है, तो हम क्या करें कि हमारे फोकस जो है व्यक्तियों से हटके एक्चुअल में प्रॉब्लम के ऊपर चले जाए। नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप जो ड्रग्स यूज करते हैं, आप बेसिकली ड्रग्स यूज करते हैं रिक्रिएशन लेके, पार्टी में चले गए,
तो वहां पे मिल रहा है, तो आप कहते हैं पार्टी पे कौन सा मैंने रोज आना है, कौन सी मेरी रोज इस तरह की कोई गैदरिंग होगी जहाँ पे मुझे दोस्त यार मिलेंगे और बड़ा अच्छा एक माहौल मिलेगा जिसमें हम हंसेंगे खेलेंगे खुश होंगे। तो आप दोस्त ऑफर कर दिया या किसी वहां पे अवेलेबल है, तो आप कहते हो कि मुझे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, मैं पूरा नियंत्रण में रहता हूँ और मैं थोड़ा सा चलो ले लेता हूँ पार्टी मूड में। उसके बाद जब वो उसका यूज जो है, हो सकता है कि आप रेगुलर बेसिस पे उसको बढ़ाना शुरू कर दें। जब आप उसको बढ़ाना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपने परिवार को और अपने दोस्तों को छोड़ना शुरू कर देते हैं कहीं पीछे, इस बात के लिए कि मुझे किसी तरीके से वो ड्रग मिलना शुरू हो जाए। और आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि अगर आपको वो नहीं मिलता। जब आप एडिक्टेड हो गए ड्रग्स को तो आप टॉलरेंट हो जाते हो कुछ टाइम के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे आपकी एडिक्शन बढ़ती जाएगी तो जो मात्रा आप ले रहे हैं वो मात्रा कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। और आपकी आपकी मानसिक प्रक्रिया क्या होगी कि मानसिक रूप से आप एक ही चीज के लिए हमेशा सोचते रहेंगे, प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो जो पहले चीजें आपको बहुत खुशी दिया करती थी, जैसे कि आपके कोई इंटरेस्ट होते हैं कि आप खेलने जाते थे, जॉगिंग के लिए जाते थे, कभी गेट टुगेदर्स के लिए जाते थे, फैमिली फंक्शंस के लिए जाते थे, आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। आपका ध्यान अपने रिलेशनशिप से भी हट जाएगा। जो लोग आपको इतने प्रिय हैं और आपको लगता है कि हमारी जिंदगी उनके बिना नहीं कटेगी, अब आपको ऐसे लगने लग जाता है कि ये सारे तो सेकेंडरी हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ड्रग्स चाहिए। अब आप इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप उनके बिना नहीं जी पाएंगे, और आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत जो है दिनों दिन खराब होनी शुरू हो जाएगी, डिटियोरेट होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। अब इसके सिम्टम्स क्या है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के? आप एंजाइटी महसूस करेंगे, डिप्रेशन, आप लोगों ने सुना होगा डिप्रेशन खाली ये नहीं है कि आपको खाली दुख की फीलिंग है। तो डिप्रेशन जो है वो आपको इतना ज्यादा, अगर आप लो फील करते हैं 15 दिन से ज्यादा और आपको किसी भी गतिविधि में कोई आपकी रुचि नहीं रह जाती, आपको कई बार ये है कि आप ये नोटिस करते हैं कि मैं जो अपने रोजमर्रा के कार्य हैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो देन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहीं क्या मैं डिप्रेसिव सिम्टम शो कर रहा हूँ। मसल वीकनेस, जहाँ पहले तंदुरुस्ती महसूस करते थे, एनर्जी महसूस करते थे, सुबह उठते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ फ्रेश हैं, दिन का काम आराम से कर सकते हैं, वो नहीं आप महसूस करते, आपकी मसल्स में वीकनेस है, आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, शरीर में दर्द रहता है, पसीना आना, नौशिया यानी कि वॉमिटिंग की फीलिंग या एक्चुअल में वॉमिटिंग करना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। अब इसका ब्रेन पे आपके क्या इफेक्ट पड़ता है? हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह से कुछ बना हुआ है कि जो एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव आपको जीवन में पसीना आना, नौशिया यानी कि वॉमिटिंग की फीलिंग या एक्चुअल में वॉमिटिंग करना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं। आगे करो, ये आगे थोड़ा करो, पीछे। अब इसका ब्रेन पे आपके क्या इफेक्ट पड़ता है? हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह से कुछ बना लाइट हुआ दो है कि लगा दो पसीना आना, नौशिया यानी कि प्लान में वॉमिटिंग की फीलिंग या एक्चुअल में वॉमिटिंग करना, ये रिसेप्ट ठीक है ना? आगे करो, ये आगे थोड़ा करो, ठीक है। हम लोग तो ठीक है, मीटिंग हो रहा है थोड़ा डीजी मैडम से। जी यार अभी रिपोर्ट बताइए, ठीक है ना? You have to mute actually because there's a delay. the lag. There's a lag. There's a lag. Playing. Somebody was not mute. Somebody did mute नहीं किया। Yes. हाँ, exactly. You can just if message can be given in chat box to mute everyone. अब हमारा ब्रेन जो है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, इंसानों का ब्रेन इस तरह का है कि हम चाहते हैं कि जो अनुभव हमारे को एक अच्छी फीलिंग देते हैं हम उनको दोबारा करें, क्योंकि हमें अच्छा लगा था तो हमें दोबारा करने का मन करता है, तो हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो ड्रग्स के अंदर ये खासियत है कि इनकी एक एडिक्टिव क्वालिटी है। और एडिक्टिव यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सेंटर होता है। रिवॉर्ड सेंटर का मतलब ये जिससे जो चीज हम करते हैं वो रिवॉर्ड हो जाती है, जैसे रिवॉर्ड आप लोग जानते हैं कि पुरस्कार मिलना, तो इसी तरह का कुछ सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर होता है। और एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामीन। डोपामीन केमिकल इस तरह का केमिकल होता है जो कि
जब रिलीज होता है तो बड़ी एक अच्छी खुशी की फीलिंग हमारे को देता है, प्लेजर की फीलिंग देता है। तो क्या करते हैं कि जब ये हम ड्रग्स लेते हैं तो डोपामीन जो है हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से रिलीज हो जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम उस ड्रग को लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग हमने महसूस की जिसके अंदर हमें बहुत प्लेजर मिला, हमारा दिल करता है कि हम दोबारा करें। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। अगर आप ड्रग्स को बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो केमिकल सिस्टम्स हैं और सर्किट्स हैं वो सारे के सारे उनके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब ये क्या क्या चीजें आपकी खराब कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसे हम सबके अंदर एक जजमेंट की पावर होती है कि हम सिचुएशन को जज कर सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन है, आप वो नहीं जज कर पाएंगे। एक निर्णय लेने की हम सबके अंदर क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, जो हमारे जीवन को एक स्मूथ तरीके से चलाती है, तो वो डिसीजन मेकिंग भी हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर मेमोरी, यानी कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी हम लर्निंग करते हैं जीवन के अंदर, अगर हम उसको याद नहीं रख पाते तो वो लर्निंग जो है हमारी नाकाम सी हो जाती है। तो स्मृति हमारी जो है उसकी पावर भी इससे अफेक्ट हो जाती है, और हमारी सीखने की जो क्षमता है वो भी इससे अफेक्ट होती है। तो आपको ये सारी चीजें देख के लग रहा होगा कि ये सारी चीजें कितनी जरूरी है। ये सारी जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी एबिलिटी, यही तो हमें डिफाइन करती है कि हम इंसान जो है, क्योंकि हमारे अंदर मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो उच्च स्तरीय है, जिससे हम जानवरों से अलग होते हैं। तो यही अगर क्षति इनको हो जाएगी और इतना ज्यादा ये हर्ट हो जाएंगे तो हम कैसे फंक्शन करेंगे। तो बेसिकली अगर ये सब हम मान के चले तो आपका ब्रेन जो है उसके अंदर ये चेंजेस आ गए, और आप ड्रग्स लेना चाहते हैं और लेना चाहते हैं और आपके नियंत्रण से ये बाहर हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। वैसे तो हम ये मानते हैं कि कोई भी एडिक्ट हो सकता है किसी भी टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफाई करके बताएं कि हाँ यही हो सकता है, उंगली रख के बता सके ये लगता है कि ये हो सकता है और ये लगता है ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। परंतु कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे लाइकलीहुड कि भाई हाँ ये ज्यादा हो सकते हैं, इन लोगों को हो सकती है, वो कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैंने लिखे हैं इसके अंदर। जैसे कि पहला फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री का। तो अगर पेरेंट्स या भाई बहन उनको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, अल्कोहल की, ड्रग्स की, तो वो घर में लेकर आते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो आपकी लाइकलीहुड भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपके इमीडिएट वातावरण के अंदर है। अब बात करें पुरुषों की और स्त्रियों की कि इनमें से कौन ज्यादा एडिक्ट हो सकता है, तो दोनों के बराबर चांसेस हैं। जो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है वो मेरे ख्याल से सोशियो कल्चरल फैक्टर का ही फर्क आता है। तो इसलिए शायद औरतें थोड़ी कम पीछे रह जाती हैं और नहीं लेती। अदरवाइज अगर बात करें हम तो ऐसा ही कोई डिफरेंस नहीं है। फिर है अगर आप अर्ली ड्रग यूज करते हैं बचपन में, या आपको किसी प्रकार के मानसिक डिसऑर्डर है, आप डिप्रेस रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप्स कुछ इस तरह के हैं जो ट्रबल्ड रहे हैं। रिश्ते हमारे को खुशी देते हैं, पर अगर आपके रिश्ते आपको मुश्किल में डाल रहे हैं और आप उनसे चिंतित हैं तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट। Alcohol dependence, I think I will leave it to you because you will, so I will just rush through my slide. Next कर दीजिए please. Next कर दीजिए. Next कर दीजिए please. ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पे मैं जल्दी से 1 मिनट में आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको डिटॉक्स में जाने की जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन, आपने रिहैब सेंटर्स के नाम सुने होंगे। अगर आपकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम या सब्सटेंस डिपेंडेंस बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, परंतु डिटॉक्स अपने आप में एक ट्रीटमेंट नहीं होता। सिर्फ उसका ये गोल होता है कि आपकी बॉडी में जो है अल्कोहल या ड्रग्स जो है उसको हमने बाहर निकालना है। इसमें कुछ दिन लगते हैं या हफ्ते भी लग सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। डिटॉक्स के लिए जब आप जा सकते हैं 2 तरीके होते हैं, या तो इनपेशेंट हो जाइए आप, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होके, या ओपीडी में कि आप ट्रीटमेंट बाहर से लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन माइल्ड है कि मॉडरेट है। नेक्स्ट प्लीज। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूर बात करूंगी कि साइकोलॉजिस्ट हैं या सोशल वर्कर्स हैं या काउंसलर्स हैं, वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं
इस बात से कि आपके वो व्यवहार जो आपको ड्रिंक्स या ड्रग्स की ओर लेके जाते हैं, उन व्यवहार में किसी ना किसी प्रकार का बदलाव लाना। स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है, ये तो इनएविटेबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में स्ट्रेस ना हो, पर उसे कैसे हैंडल करना है, कोई और ट्रिगर्स हैं उन्हें कैसे उन्हें हैंडल करना है, कोप कैसे करना है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना लाइफ के अंदर, के दोस्त हो जिनसे हम बात कर सके। तो कभी रीच आउट करना तो दोस्तों से बात करके रीच आउट कर लिया, ड्रग्स को रीच आउट नहीं किया। उसके बाद गोल सेटिंग में, और कैसे हमने जो गोल्स बनाने, कंस्ट्रक्टिव गोल्स, प्रोडक्टिव गोल्स, जिससे कि हम एक अच्छा जीवन काट सकें, और कैसे उन्हें प्राप्त करना है। नेक्स्ट प्लीज। सपोर्ट आपको मिल सकता है, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को अपने साथ रखिए, और दूसरे अपने शरीर का ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट खाइए, अच्छी स्लीप लीजिए, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए कंस्ट्रक्टिवली। कोई एक्टिविटीज या हॉबीज अपनी लाइफ में जरूर बना के रखिए जो आपको बहुत एब्जॉर्ब रखेंगी और प्रोडक्टिव रखेंगी। आपको सपोर्ट ग्रुप्स भी मिल सकते हैं, आपको ग्रुप थेरेपी भी मिल सकती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ दोबारा नॉर्मल में आ जाए। बस ये समझ के चलिएगा कि एडिक्शन का कोई क्विक फिक्स नहीं होता। अगर आपके परिवार में कोई भी भगवान न करे जाता है किसी रिहैब में, तो जब वो वापस आता है तो आप ये समझें कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, काम हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके रिलैप्स होने के चांसेस काफी होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की उसकी जरूरत है। और ये एक जो है अपने आप में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। आपको बहुत सपोर्टिव रखना है अपनी फैमिली को। जो भी व्यक्ति ये जब रिहैब से वापस आया है, ये दिमाग में रखना है कि हमने एक लाइफस्टाइल चेंज लाना है। इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट ड्रग फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो। और जब अर्ली डेज हो रिकवरी के, तो पेशेंट कई बार बहुत ज्यादा लोनली फील करता है, तो उसको आपने सपोर्ट एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट कर दीजिए। तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी फैमिली में कोई इस प्रकार का है, या कोई फ्रेंड इस प्रकार का है जिसको आप जानते हैं और आप हेल्प कर रहे हैं उसकी, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने अपना भी ध्यान रखना है, और आपने सेल्फ ब्लेम नहीं करना कि हम रिस्पॉन्सिबल है किसी तरीके से कि ये एडिक्शन की तरफ चला गया। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर करेंगे तो आप उसकी भी केयर कर सकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। I will request Professor Roshan. This will not be short. Okay, sir. Okay, yes. Thank you, Professor Beer, and thank you, organizers, for inviting me here for this lecture and important topic about addiction, addictive disorder. So, ये जो नशे के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके लिए मुझे जो आमंत्रित किया गया है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। I'll also thank प्रोफेसर बीर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया है और मेरा काम आसान कर दिया है। तो हम हमारे प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि एडिक्शन, मेनली अल्कोहल एडिक्शन के ऊपर फोकस करेंगे कि उसके क्या फीचर्स है, उसका कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका इलाज किस तरह से किया जाता है। बिकॉज मैं क्लिनिशियन हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और एम्स न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन मेडिसिन। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी सवाल है, कुछ ये है पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। आई एम नॉट फ्रॉम आर्म फोर्सेस, सो you can freely ask me and you can post in chat box. I'll be very happy to answer your questions. मैं आपके सभी सवाल का जवाब देने के लिए रहूंगा, रेडी रहूंगा। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो या नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली जो अभी प्रोफेसर बीर ने डिस्कस किया था, मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि एक ब्रेन डिसीज है, नशे की बीमारी एक ब्रेन डिसीज है। ये कोई आदत, ये ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ले रहा है या कुछ क्राइम है या कोई सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस है, बट इट इज अ ब्रेन डिसीज। नेक्स्ट प्लीज। या बट इट इज विद बायोलॉजिकल, नेक्स्ट ओके, एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंपोनेंट। दैट मीन्स कि बायोलॉजिकल मतलब उसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल
मतलब उसमें साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस और वो सब चीजें इन्वॉल्व है, सोशल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए सोशल प्रैक्टिसेस है, सोशियो कल्चरल कंपोनेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ बायो साइको सोशल प्रॉब्लम, इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पूरी दुनिया में उसको अल्कोहल प्रॉब्लम को और एडिक्शन प्रॉब्लम को इस तरह से लिया जाता है। या नेक्स्ट प्लीज। जो अभी बताया है मैं आपको ये बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे में। एडिक्शन क्या है, किसी भी चीज का एडिक्शन में 3 सीज होते हैं। तो एक है कंपल्शन, जिसका मतलब है अनिवार्यता। अगर कोई भी इंसान एडिक्ट बन जाता है, चाहे वो अल्कोहल हो, टोबैको हो, हेरोइन हो, या इंटरनेट या फेसबुक एडिक्शन हो, या सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो, तो उसमें एक्चुअली ड्रग सीकिंग एक्टिविटीज और क्रेविंग होता है। अनिवार्य, उसका लाइफ उसके बिना नहीं चलता है। अनिवार्यता एक बहुत बड़ा फीचर है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। या दूसरा एक फीचर है, वो भी सी से है, उसका मतलब कंट्रोल खो जाना या नियंत्रण खो जाना। तो जो भी व्यक्ति नशे का आदी होता है वो अनियंत्रित रूप से उसको लेता है, चाहे अल्कोहल हो या सिगरेट स्मोकिंग हो या कोई भी और नशा है। थर्ड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या एंड और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रोनिसिटी। ऐसा नहीं कि अगर आपने 1-2 बार लिया या कभी कभार अगर आप लेते हो सोशल ओकेजन्स पे, सो इसका मतलब ये नहीं कि आप नशे के आदी हो गए हो। नशे का आदी हम तभी मानते हैं जब कोई इंसान उसको लगातार नशा ले रहा है लंबे टाइम के लिए। और इस बिकॉज ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, और हम उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के हिसाब से देखते हैं। इसको सेम कैटेगरी में रखा है जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। तो हाइपरटेंशन डायबिटीज में भी बार बार इलाज करना पड़ता है, बार बार बीमारी उभर के आती है। उसी तरह से एडिक्शन की बीमारी है जिसमें बार बार रिलैप्स होता है या पलटाव होता है, और बार बार उसका इलाज करना पड़ता है। सो इट्स अ क्रोनिक प्रॉब्लम, इट इज नॉट लाइक इन्फेक्शन, इट इज नॉट लाइक कोरोना जो 2 हफ्ते में आपने एडमिट हो गए, ठीक हो गए, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सालों तक चलने वाली या महीनों तक चलने वाली प्रॉब्लम है। या नेक्स्ट प्लीज। ओके, या नेक्स्ट नेक्स्ट। सो अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में नशे का प्रॉब्लम कितना कॉमन है, तो बहुत कॉमन है। टोबैको मोर देन 10%। अल्कोहल, हमने एक नेशनल सर्वे किया था 2019 में, पूरे देश में हमने सर्वे किया था। 5 लाख लोगों से हमने पूछा कि कैसे नशा करते हो और क्या प्रमाण में लेते हो। तो उसमें हमें पाया गया कि 5% जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको अल्कोहल एडिक्शन का प्रॉब्लम है या अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। या और ड्रग एडिक्शन काफी तरीके के होते हैं। एक तो केमिकल एडिक्शन होता है जिसमें टोबैको, अल्कोहल, गांजा सब चीज आते हैं। दूसरा एक बिहेवियरल एडिक्शन भी होता है जिसमें इंटरनेट एडिक्शन और वो सब चीज आती है। अल्कोहल एक लिसिट ड्रग है, मतलब लीगली अवेलेबल ड्रग है। अल्कोहल हर शॉप में देयर आर लीगल शॉप्स एंड इट इज इंडिया में लीगल ड्रग है। So that is where the alcohol problem is also higher. Similarly, tobacco is also legal drug, so it is available everywhere, and that is why the problem is high. Okay, next please. ये जो हमने सर्वे किया था उसमें हमें पाया गया था कि पूरे भारत में 16 करोड़ लोग हैं जो लेते हैं नशा अल्कोहल का। उसमें से 5% लोगों को प्रॉब्लमेटिक यूज है या उनको डिपेंडेंस है, मतलब जनरल पॉपुलेशन में। नाउ अगर आर्म फोर्सेस की बात की जाए और जो हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और जो जिस इससे हम डील कर रहे हैं अभी पॉपुलेशन से, उसमें ये डेफिनेटली हायर है। वी डोंट नो एग्जैक्ट थिंग बट इट इज मच हायर देन जनरल पॉपुलेशन। तो जनरल पॉपुलेशन में तो 5% है, फोर्सेस में डेफिनेटली इट इज मोर देन दैट। ओके, या नेक्स्ट है। ओके, सो अगर हम आर्म फोर्सेस का देखा जाए, सीआरपीएफ या कोई भी फोर्सेस हम देखते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम ज्यादा है नशे का प्रॉब्लम। एक तो एक सोशल रिचुअल है, ट्रेडिशन है। बहुत टाइम से आर्म फोर्सेस पूरे दुनिया भर में आप देखे जाए या हमारी आर्मी की ट्रेडिशन भी देखा जाए, तो अल्कोहल लेना सोशल ओकेजन्स पे, सेलिब्रेशंस पे, इवेंट्स पे, इट इज अ पार्ट ऑफ रिचुअल और ट्रेडिशन। ओके, दैट इज द रीजन। यही कारण है कि अल्कोहल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है हम सबसे कॉमनली देखा जाता है। आप बेस हॉस्पिटल में चले जाइए या एसीएमएस में चले जाइए या कोई भी कैंटोनमेंट के हॉस्पिटल में चले जाए, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स साइकेट्रिक हम देखते हैं उसमें अल्कोहल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अल्कोहल की वजह से हमारा कम्बोर्ड रेडीनेस एंड इफिशिएंसी कम हो जाती है, एंड इम्प्लीकेशंस फॉर फैमिली मेंबर्स और फोर्सेस के जो लोग हैं उनके लिए है कि यू कैन बी इनवैलिडेटेड और डी प्रमोशन आपका रुक सकता है फ्रॉम द सर्विस। सो दैट इज वाई हमें ये जानना जरूरी है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे ट्रीट करें। नेक्स्ट प्लीज। और रीजन काफी सारे हो सकते हैं, मतलब क्यों करते हैं इसके बारे में कुछ अभ्यास हुआ है। उसमें पता चला कि स्ट्रेस जो आर्म फोर्सेस में है वर्क रिलेटेड हो सकता है, वॉर रिलेटेड हो सकता है,
पीयर प्रेशर, बिकॉज काफी सारे लोग ले रहे हैं नशा, तो उसके वजह से लेना पड़ता है। अगर सीनियर आपको ऑफर करे तो आप मना नहीं कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ पीयर प्रेशर. Also, sometime purchasing power, easy availability is also issue because it is freely available in canteens and things. Sometime also, if you are not on the war zone or that area, then you have the free times, and some people take alcohol in a free time. So that may be the different reasons for more problem of alcohol addiction in armed forces or forces. Yeah, next please. Next, there are some of the pictures. ये World War II और वन का भी है, so you can see that since that time and there are a lot of tradition that it has been used for very long time. Yeah, next please. So उसके features क्या है? प्रोफेसर इन्होंने वीर ने अभी कवर किया है, but I'll go in things. There could be tolerance, withdrawal, loss of control. Yeah, next please. So I'll explain it. नशे का हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अल्कोहल एडिक्शन को पर्टिकुलरली. जब अल्कोहल एडिक्शन किसी को हो जाता है तो उसको जब पहली बार उसने ड्रिंक लिया है या पहली बार नशा किया है, उसमें जितना असर आता है उससे कम असर आता है. अगर ऐसा हो जाता है या उसको सेम असर आने के लिए ज्यादा शराब लेनी पड़ती है, इसका मतलब होता है कि उसको टॉलरेंस हो गया. ये एक फीचर है अल्कोहल एडिक्शन. सेकंड जो उसका ये फीचर है, दैट इज विड्रॉल. Yeah, I would request कि आप लोग म्यूट कर लीजिए because someone is unmute. That is why there's a echo. So एक जो दूसरा फीचर है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, जिसमें अगर शराब कोई छोड़ देता है मरीज तो उसको बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हो जाती है, जैसे कि बेचैनी होना, घबराहट हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, हाथ पैर कांपना, नींद की प्रॉब्लम होना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ये सब चीजें हो सकती है. थकावट महसूस कर देना, कभी कभी दौरे भी पड़ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम या एमआई टाइप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं विड्रॉल सिम्टम्स में. ऑल्सो एक फीचर जो है शराब की नशे का, वो है मात्रा कम करने में असफल होना या फेलियर टू कट डाउन. सो दैट इज ऑल्सो द वेरी बिग प्रॉब्लम. जिसको आदत पड़ चुकी है वो कम नहीं कर पाता है, वो चाह कर भी कम नहीं कर सकता है, बिकॉज जब भी कम करने की कोशिश होगा उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे और वो नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम्स होगा. तो और दूसरा एक फीचर है नियमित रूप से लेना, तो उनको डेली लेना पड़ता है या बहुत ही फ्रिक्वेंटली लेना पड़ता है. कुछ लोग सुबह सुबह उठ के भी पीना शुरू कर देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर. तो ये जो लक्षण है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी सारे फैमिली मेंबर्स भी ऑडियंस में, आई कैन सी दैट. तो अगर आप ये जान सकते हो तो आपको पहचान पाओगे कि आपके घर में या जो है उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू रेफर टू द क्लिनिशियन, काउंसलर और साइकेट्रिस्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हम देखेंगे ब्रीफली उपाय क्या है. तो उपाय के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई विल ओनली टेल कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. और जो काउंसलिंग की हम बात करते हैं उसमें ये जो स्लाइड देखी है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9-10 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है. आप देख सकते हो जिसमें एक ब्रीफ इंटरवेंशन मैंने मेंशन किया है, एक सोशल स्किल ट्रेनिंग मेंशन किया है, तो यहाँ से लेके फैमिली थेरेपी तक. तो देयर आर नंबर ऑफ फैमिली काउंसलिंग टेक्निक्स अवेलेबल, सो इलाज अवेलेबल है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो उसमें फर्स्ट थिंग है कि स्क्रीनिंग करना जरूरी है, जांच करना जरूरी है. तो अगर आप असेस कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी आपके रिलेटिव्स को या जो फोर्सेस में जो है उनको, तो आप उनको स्क्रीनिंग कर सकते हैं. स्क्रीनिंग का एक दूसरा तरीका है, उनका टेस्ट भी किया जा सकता है. जैसे आजकल यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि अल्कोहल की वजह से उनको कितना प्रॉब्लम हुआ है या अल्कोहल एडिक्शन तो नहीं है, वो भी पता कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, या उसके बाद ब्रीफ इंटरवेंशन एक काउंसलिंग का प्रकार है जिसमें हम शॉर्ट काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, 1 सेशन 2 सेशन या 4 सेशन ऐसे लेके उनको असेस करते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि उसको रेफर करना है कि नहीं करना है. तो ये जो चीजें हैं वो जो भी हॉस्पिटल्स है, इवन जो फील्ड हॉस्पिटल्स है वहां पे किया जाता है ब्रीफ इंटरवेंशन. तो अगर आपको ऐसा लगता है या फोर्सेस में जो काम कर रहे हैं उनको लगता है कि आपके पीयर है या आपके दोस्त है जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इमीडिएटली रेफर कर लीजिए फॉर ब्रीफ काउंसलिंग. नेक्स्ट थिंग, एंड देन रेफरल, मतलब अगर वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, तो आप हायर सेंटर पे रेफर कर सकते हैं. कभी कभी एडमिशन की जरूरत भी पड़ सकती है, जो आपको मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, वहां पे पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है ट्रीटमेंट की. एम्स में पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है फॉर द ट्रीटमेंट, और जिनका इलाज सिर्फ काउंसलिंग से नहीं हो सकता है उनको हम एडमिट करके उनका इलाज करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So this is stage of changes. I'll skip that. That is not very important. वो काउंसलर के लिए important है. Next slide please. Yeah. Then something called motivational enhancement therapy एक काउंसलिंग का प्रकार है. आपने देखा होगा कि काफी सारे जो लोग
नशे के आदी हो जाते हैं, उनका मोटिवेशन कम होता है, तो उनका मोटिवेशन बढ़ाना का जो काम है वो इस थेरेपी में किया जाता है, और वो फैमिली मेंबर भी बखूबी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So I'll skip the type of counseling, but I am just want to tell you कि इस तरह के बहुत सारे counseling techniques available है। Next slide please. Next, more. Network therapy, family therapy, okay, और next, yeah. So basically जो ट्रीटमेंट हम करते हैं या इलाज करते हैं, जिसमें दो तरीका का इलाज होता है, एक मेडिसिन का भी होता है, एक काउंसलिंग का भी होता है। मेडिसिन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, या सो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल है जो हम देते हैं, जिससे जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं या टूटन होती है शराब छोड़ने से, उसका इलाज होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम छोड़ सकते हैं नशे के प्रॉब्लम को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ओके, सो कमिंग टू द मेन इश्यूज, जो आर्म फोर्सेस के बारे में हम बात किए जाए तो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है अल्कोहल के नशे का, बिकॉज डायरेक्टली उसका सर्विस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। बिकॉज इफ समबडी इज ड्रिंकिंग अल्कोहल या उनको नशे की प्रॉब्लम हो जाती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, उनके लिए काफी सारे ये भी हो सकता है, पनिशमेंट्स हो सकते हैं, सर्विसेज से इनवैलिड किया जा सकता है। तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है इस बीमारी के बारे में। नेक्स्ट प्लीज, या नेक्स्ट प्लीज। सो रोल, फैमिली का रोल क्या है, ये लास्ट के मेरे 2 स्लाइड है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका रोल क्या है, एज अ फैमिली आप क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि प्रारंभिक पहचान करना, यानी आइडेंटिफिकेशन करना, इसके जो फीचर्स है, सिम्टम्स है, लक्षण है, उसको देखना और उसका आइडेंटिफिकेशन करना। उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये बहुत जरूरी है। देन इलाज की मांग करना और काउंसलर की मदद करना। सो दैट विल डू, दैट इज ऑल्सो द रोल ऑफ फैमिली। देन नेक्स्ट प्लीज। और कुछ जो उपाय हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं एज अ फैमिली और एज अ फोर्स पर्सनल, कि पहली बात तो ये है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए छोड़ने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। दूसरा, अगर आपके फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम है तो उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा छोड़ने के लिए, बिकॉज इलाज के लिए बहुत जरूरी है कि उनका छोड़ने का निश्चय हो। उसके बाद जो दोस्त या जो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पीयर से ज्यादा नशा कर रहे हैं तो उनका साथ से दूर रहना या उनको अवॉइड करना, वो एक तरीका है। घर में अगर कोई नशा कर रहा है या कोई ऑफिस में नशा कर रहा है तो वो जो चीजें होती है जो नशे से संबंधित, जैसे कि बोतलें, कैन, उसको बाहर से फेंकना है। जो ड्रिंक्स वगैरह करना है, करते भी है, अगर कम मात्रा में कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि उनका जो खाना पीना है, न्यूट्रिशन है, वो मेंटेन हो जाए। बिकॉज अगर वो खाना पीना ठीक से नहीं है, न्यूट्रिशन अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि मैडम ने पहले बताया है कि सुबह शाम घूमना करना, योग करना, व्यायाम करना, ये बहुत जरूरी है शराब छोड़ने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। रूटीन बदलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो कि क्रोनिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं कुछ बताऊंगा आपको कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है इलाज के लिए। हम हमारे मरीज और फैमिली मेंबर्स को यही चीज बताते हैं, बिकॉज ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, इसमें बार बार पलटा होगा या रिलैप्स होगा, और इसलिए आपको हार नहीं माननी है। नशे की प्रॉब्लम है भी तो आप डॉक्टर से सलाह कीजिए, साइकोलॉजिस्ट से सलाह कीजिए, हमारे पास आइए, और विल ट्राई टू हेल्प यू एंड विल ऑल्सो train you to how to help yourself. Next please. Next, yeah. So मैं अभी conclude करूंगा. I am already over. I got a message that it is a brain problem and it's a chronic disease. So ये बहुत ही अहम प्रॉब्लम है, लेकिन ये जानना जरूरी है आपके लिए कि इसका इलाज अवेलेबल है। मैंने आपको दिखाया कि कितने टाइप की काउंसलिंग अवेलेबल है, कितने मेडिकेशंस अवेलेबल है, और आपको एक मैसेज भी दिया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दैट। और आपको कभी भी लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम है तो यू कैन कम बैक टू अस इन एम्स और बेस हॉस्पिटल और एनी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यू कैन कंसल्ट। ओके, एंड आपको कोई भी सवाल है, कुछ डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। Okay, थैंक यू डॉक्टर प्रिया बीर एंड प्रोफेसर रोशन भाग कि आपने इतने संजीदगी से हमें इस विषय पे हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। क्योंकि अब यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है और वेबएक्स के माध्यम से पूरे संपूर्ण भारत में सीआरपीएफ की अलग अलग संस्थान से कई लोग इसमें जुड़े हैं और इसका लाइव प्रसारण भी यूट्यूब और फेसबुक पे हो रहा है। तो अब मैं वेबएक्स से जुड़े हुए सारे रीजनल कावा से आग्रह करना चाहूंगा कि वो आज के मुख्य वक्ता से आज के विषय पे
किसी भी तरह के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं. So any station, if any question is there for Dr. Priya Bir and Professor Roshan Bhat, please share your questions, please. नमस्कार प्रोफेसर रोशन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, यस, मैं सुन पा रहा हूँ आपको. हाँ जी। प्रोफेसर, मेरा ये सवाल है, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज में फादर ड्रिंक करते हैं, तो फादर Yes. ड्रिंक करते हैं, उसकी वजह से परिवार को बहुत समस्या आ रही है, मदर बहुत परेशान है और छोटे बच्चे हैं, वो ये सब देखते हैं। तो बहुत बार तो क्या होता है कि हम ये लेके चलते हैं कि एक बच्चा जो इतनी सारी समस्या देख रहा है बचपन से, तो वो इस चीज से नफरत करेगा, वो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन देखते क्या है कि बड़ा होने के बाद वो बच्चे फिर स्टार्ट कर देते हैं पीने के लिए। वहीं पर ऐसे भी देखने के लिए आता है कि कुछ बच्चे क्योंकि फादर पीता था और बहुत परेशानी थी, इस तरह का हो जाते हैं कि हमें इस चीज को हाथ ही नहीं लगाना है क्योंकि हमने घर में बहुत परेशानी देखी है और इस चीज से हम बच के रहेंगे। तो अलग अलग ये बिहेवियर है, इसको किस तरह से समझे? ओके, सो ये बहुत अहम सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. मैं चाहूंगा कि अगर प्रोफेसर बीर इनका जवाब देना चाहते हैं या. ओके, सो जैसे आपने बताया कि अगर किसी फैमिली में फादर भी ड्रिंक कर रहे हैं या एल्डरली ड्रिंक कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स, सो जो एडिक्शन है, मैंने बताया कि इट्स अ ब्रेन डिसीज, ओके, अल्कोहल एडिक्शन, और उसको जेनेटिक कंपोनेंट भी है. अगर किसी के फैमिली में कोई नशा कर रहा है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स में अल्कोहल का प्रॉब्लम ज्यादा होगा. हम हमारी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, और ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं कि उनको 2-3 साल में ही एडिक्शन हो जाता है, और कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने 20-25 साल या 30 साल भी लिया अल्कोहल, लेकिन उनको एडिक्शन नहीं हुआ है. तो उसके लिए क्लियरली जेनेटिक कंपोनेंट है, हेरिडिटी कंपोनेंट है. दूसरा एस्पेक्ट है सोशल लर्निंग. तो हम जो है रोल मॉडलिंग या सोशल लर्निंग से है अल्कोहल को देखते हैं. अगर हमारा कोई रोल मॉडल है, जैसे कोई हीरो का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन पी रहा है, या हमारे फैमिली में भी फादर या ग्रैंडफादर पी रहे हैं, सो द किड्स है ना, उनको ये करते हैं, इमिटेट करते हैं, उनसे लर्निंग करते हैं. सो दैट इज द रीजन कि अल्कोहल एडिक्शन इज मोर कॉमन अमंग द किड्स विद द फैमिली मेंबर ऑफ अल्कोहल एडिक्शन. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी को हेट्रेट होता है, एंड देन कुछ फैमिली में ऐसे इवेंट हो जाते हैं ट्रॉमेटिक, जिसकी वजह से बच्चे नफरत करते हैं, वो अल्कोहल के एडिक्शन की तरफ जाए भी ना. लेकिन ऐसे केसेस कम ही होते हैं. ज्यादातर ऐसा होगा कि वो अल्कोहल एडिक्शन की तरफ या कोई ना कोई नशे की तरफ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक रीजन एंड बिकॉज ऑफ द सोशल लर्निंग रीजन. जी जी प्रोफेसर, थैंक यू। प्रोफेसर, ऐसा भी कुछ इस तरह का भी देखने के लिए आता है, जैसे कि आजकल युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे वो पूरा हफ्ता काम करते हैं, उसके बाद सैटरडे संडे उनके लिए जो है पार्टी डेज है. तो उस टाइम में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे में ऐसा सुनने के लिए आता है कि फला जगह में फला जो यंगस्टर्स हैं वो मिलकर के पार्टी करते हैं, दे यूज्ड टू ड्रिंक, दे यूज्ड टू एंजॉय. वो क्या कैटेगरी में रखे उनको? सी एक्चुअली जरूरी नहीं कि अल्कोहल एडिक्शन का मतलब है एडिक्शन में डेली आपको पीना है. अगर वीकेंड में भी आप पी रहे हो तो दैट कैन बी ऑल्सो डैमेजिंग. इंडिया में जैसे पैटर्न दिया गया है कि इंडिया में सिर्फ 15% लोग ही लेते हैं अल्कोहल. दुनिया में तो ऐसे कंट्रीज भी जिसमें 40-50% लोग अल्कोहल लेते हैं, लेकिन जो हमारे 15% लोग लेते हैं उसमें 5% लोग एडिक्ट है. जबकि दुनिया में 40-50% लोग एडिक्शन मतलब अल्कोहल पीते हैं, लेकिन उसमें भी 5-6% ही है. सो जो प्रोपोर्शन है वो इंडिया में ज्यादा है, बिकॉज इंडियंस जो है ना ड्रिंक्स जब करते हैं बहुत ज्यादा पीते हैं, और बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, जो वीकेंड ड्रिंकिंग में काफी सारा पीते हैं. सो दे ड्रिंक एक्चुअली 1 quarter और मोर देन दैट 2 quarters also, समटाइम हाफ बॉटल also. So वॉल्यूम ड्रिंकिंग इज देयर. और जो यंगस्टर की आप बात कर रहे हो उसमें ये है कि इट इज अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट. Those working in IT or even the jobs, white collar jobs, they are very busy and they are not able to, they are stressed because of work, and when they get a leave on Saturday Sunday, they actually drink to reduce the stress. तो उसमें हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है, और उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलग तरीके जो है, अल्टरनेटिव जो टेक्निक्स है, उस पर हमें फोकस देना चाहिए, तभी अल्कोहल कम होगा. बिकॉज अल्कोहल अगर आप लेते हो तो उससे टेम्पररी रिलैक्सेशन तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में उसमें प्रॉब्लम होते हैं. So many of the youngsters, because they don't know, or they are just coming into contact, they take it as a temporary measure to relax on the things. Thank you. Can I add on to this? Yeah, doctor, I have something to say. Yes.
आपकी बात का थोड़ा सा और मैं जवाब देना चाहूंगी जो प्रोफेसर भाट ने दिया, वही उसी में ही। उसमें एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पीयर प्रेशर। तो आज की डेट में क्या है कि एडोलेसेंट, मेरा बेटा भी एडोलेसेंट है, तो कहता है कि मम्मा अगर हम जाके मना कर देते हैं ना तो हमारे वो जैसे कि कहते हैं अगली बार पार्टी में नहीं बुलाएंगे तुमको, तुम पार्टी का मूड स्पॉइल करते हो, यू नो, इट इज कंसिडर्ड दैट। दूसरी चीज मैंने एक और नोटिस की है कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अब जैसे पेरेंट्स, जैसे मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे हर चीज को लेके। तो उनका यही था जीवन में कि पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, हर चीज का एक समय आता है, पहले पढ़ाई करो। और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस थी कि हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी कि हमने कभी कुछ ट्राई करके देखे। पर आज के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत एक्सेप्टिंग है। मैं एज अ मदर माई सेल्फ मैं कह रही हूँ कि हम ज्यादा एक्सेप्टिंग हो गए हैं अपने बच्चों को। हम उन्हें रोकते हुए किसी भी बात के लिए 4 बार सोचते हैं। उन चीजों के लिए भी हम सोचना शुरू हो गए हैं जिनके लिए हमें एक्चुअली बिल्कुल कंप्लीट जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और मना कर देना चाहिए कि नहीं, तुमने नहीं ट्राई करना। परंतु हम वो कहते हुए भी डरने लग गए हैं बच्चों को कि बच्चे हमसे नाराज ना हो जाएं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों को हमने ना सुनना सिखाया ही नहीं। हाँ जी। तो एज अ पेरेंट ऑल्सो हमारा ये रोल है कि जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है तो उसको, जब हम ना उस वक्त करते हैं जब वो एडोलेसेंट हो जाता है, तो उसके लिए ना सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैंने मुंह से बात निकाली, मेरी बात पूरी करी है। अब इतने बड़े बच्चे को तो ना नहीं होगा, पर तो हमें क्या करना है एज ए पेरेंट्स कि हमारे को बचपन से ही बच्चों की ग्रेटिफिकेशन, यानी वो जो मांग रखते हैं, इमीडिएटली पूरी नहीं करनी है। हमें कहीं ना कहीं पोस्टपोन करना है। हाँ, हम देना चाहते हैं, और अगर हम सक्षम हैं इस बात में कि हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सके तो वाई नॉट। बट हाँ, अगर आप नदर सेक्टर हेडक्वार्टर दिल्ली में नेटवर्क का थोड़ा इशू आया है, दे आर जस्ट रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। Northern sector headquarter, if you please can you listen to respond. All stations are requested to kindly mute their mic. All stations are requested to kindly mute their mic until unless it is directed from here only. सारे स्टेशन ध्यान दें, आप किसी भी स्टेशन को अपनी तरफ से माइक को म्यूट रखें। जब भी आपको कुछ पूछने की परमिशन यहाँ से कुछ पूछा जाता है तभी आप माइक को अनम्यूट करें। थैंक यू। So we are just waiting for the Northern Sector Headquarters response.
पुनः दोहराना चाहूंगा कि नॉर्दर्न सेक्टर हेडक्वार्टर जहां पे हमारे आज के प्रोग्राम के व्याख्याता मौजूद हैं, कुछ नेटवर्क इशू के कारण दिक्कत आ रही है, तब तक हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वो जुड़ते हैं हम पुनः वहां पे आ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के पश्चात आप सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 13 अगस्त 2021 को हमारे सीआरपीएफ के 10 से 15 आयु वर्ग के बच्चों ने कला प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें 2 आयु वर्ग के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 10 से 12 आयु वर्ग के एवं 13 से 15 आयु वर्ग के। और ये सारे बच्चे ऑलरेडी अपने रीजनल कावा में सिलेक्टेड नॉमिनेटेड बच्चे थे, जिन्होंने वहां के कला प्रतियोगिता में उत्तम स्थान प्राप्त किया था। तो मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि कुल 10 से 12 एज ग्रुप में 55 पेंटिंग रिसीव हुए थे और 13 से 15 एज ग्रुप में भी 55 पेंटिंग रिसीव हुए थे, यानी कि कुल मिला के 110 पेंटिंग रिसीव हुए थे। उसके अलावे बच्चे जो कि रीजनल कावा में नहीं थे, पर अनायास ही उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और कावा अध्यक्षा की अनुमति के पश्चात उन्हें भी इस पेंटिंग प्रतियोगिता में शरीक होने की इजाजत दे दी गई थी। वैसे बच्चों की संख्या भी 17 थी, जिसमें कि 11 10 से 12 आयु वर्ग के थे और 6 13 से 15 आयु वर्ग के थे। हमें लगता है कि नॉर्दर्न सेक्टर हेडक्वार्टर वापस जुड़ गया है, तो मैं नॉर्दर्न सेक्टर हेडक्वार्टर से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या आपके यहाँ से रिस्पांस आ रही है? नॉर्दर्न सेक्टर हेडक्वार्टर, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? जी प्लीज। ओके, सो अगेन जहाँ पे हम पहले थे, जो हमारे व्याख्याता अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और कई जो वेबएक्स से जुड़े हुए हमारे रीजनल कावा के हेड्स हैं या और भी मेंबर्स हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरी रह गई थी, तो मैं पुनः उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि जिन किसी का भी कोई सवाल है हमारे आज के लेक्चर से, दे मे काइंडली आस्क। I have a question for the doctor. Yes, please go ahead. डॉक्टर, बच्चों के आजकल इंटरनेट के एडिक्शन की भी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। नाउ हाउ टू डील विद दैट, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो। सी जो आप बात कर रहे हैं उसको हम बिहेवियरल एडिक्शन बोलते हैं, जिसमें कि आपको जो इंटरनेट एडिक्शन होता है, गेमिंग एडिक्शन या गैम्बलिंग एडिक्शन, ये सब चीजें आती हैं। और उसके जो फैक्टर्स है एडिक्शन होने के, वो सेम फैक्टर्स है, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है, दैट कुड बी एकेडमिक स्ट्रेस, दैट कुड बी प्रॉब्लम्स विद द पेरेंटिंग स्टाइल और पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, या कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स बच्चों में, या ADHD या कंडक्ट प्रॉब्लम्स टाइप। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका असेसमेंट करना, उसका रीजन ढूंढना कि बच्चा क्यों ज्यादा यूज कर रहा है इंटरनेट, या क्यों ज्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व है, वो जानना जरूरी होता है। और उसके बाद उसका इलाज होता है। तो इलाज के लिए मेडिकेशंस अवेलेबल है एज वेल एज काउंसलिंग, दोनों अवेलेबल है फिलहाल। इनफैक्ट एम्स में हम एक बिहेवियरल एडिक्शन का क्लिनिक भी चलाते हैं, जो हर सैटरडे को यहाँ पे चलता है। सो मीन्स इट इज अ इमर्जिंग प्रॉब्लम, यू आर राइट। उसके एज अ पेरेंट्स एक्चुअली आपको यही करना है कि उसको इजीली पहले आइडेंटिफाई करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बन रहा है और इट इज गोइंग बियॉन्ड द प्रॉब्लम और कॉजिंग अ प्रॉब्लम, देन इमीडिएटली contact the counselor who is nearby, or psychologist or psychiatrist, and take a consultation. That is what I would suggest at this point. But this kind of problem is seen in like 8 out of 10 children. They are all into games. They prefer being See, on that games. is not true. If you do the assessment, मतलब अभी तो देखिए कि सोशल स्क्रीन, पहले एक्चुअली स्क्रीन टाइम वाज अ प्रॉब्लम, बट जब से कोविड का लॉकडाउन हुआ है और जब से प्रॉब्लम हुआ है, तो स्क्रीन टाइम हैज इंक्रीज फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग यू एंड मी एंड किड्स आल्सो, बिकॉज दे आर डूइंग ऑनलाइन स्कूलिंग एंड ऑल. So just if the kids are doing the educational activities or some useful activities, that is different from engaging gaming or gambling or some like sexual content or kind of stuff. So उसके लिए आपको assessment करना जरूरी है. Although 8 out of 10 people are using internet, but they are not addicted to it. There will be some proportion of people who are actually addicted, and for them treatment is required.
Definitely, it is a very big problem, and India it is coming. But if you go abroad, South Korea, China, and Japan, they are having a huge problem because of behavioral addiction. Okay, thank you. डॉक्टर आई हैव अ क्वेश्चन Yes. हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड जब तक बच्चे 10th 11th 12th में होते हैं तो कंट्रोल रहते हैं, लेकिन जैसे हॉस्टल जाते हैं तो क्यों एक स्टिग्मा लग जाता है? व्हाई ड्रग्स इज एसोसिएटेड विद अ स्टेटस सिंबल, and so due to this there are so many dropouts. Good children who excel in their 10th 11th 12th gradually देखा जाता है कि they become a victim of the dropouts. What is the reason behind it? Can I have an answer for this? I think one of the very important factors, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जवाब दिया, is peer pressure. Second thing is parental supervision, जो कि एक बहुत important factor है. जब तक बच्चों के ऊपर एक parental supervision होता है, तो उसमें नियंत्रण बनाए रखना, ये देखना कि बच्चा आपका कौन सी कंपनी रख रहा है, किस तरह से अर्ली सिम्टम्स बड़ी जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं. एंड एज पेरेंट्स हम बड़े विजिलेंट होते हैं अपने बच्चों के मामले में. और जो अर्ली सिम्टम्स में है, बच्चे का खाना पीना बदलना शुरू हो गया, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा, वो रात को ठीक से सो नहीं रहा, तो आप जब उठ के जाते हैं आप देखते हैं कि उसके कमरे की बत्ती जल रही है. तो आप ये बड़े अर्ली पैटर्न्स को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं. फिर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में थोड़ा ये भी बात रहती है हमेशा, एक जिसे हम कहते हैं कि इंटरनलाइजेशन ऑफ पेरेंट्स, कि भाई हाँ मेरे माता पिता हैं यहाँ आसपास मौजूद हैं. फिर एक और चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि एज पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स जो हैं जिस तरह का सपोर्ट देते हैं अपने बच्चे को, सोशल सपोर्ट देते हैं, तो उसको हमेशा ये फीलिंग रहती है कि हाँ आई हैव समबडी टू लीन बैक ऑन. वो कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम लेकर आता है, और अगर आप उससे रात को पूछते हैं कि बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है ना भी बात करना चाहो तो बता देगा आपको कहीं ना कहीं कि हाँ मम्मा ये प्रॉब्लम आ रही थी. तो उसकी प्रॉब्लम जो है, जो एक हम दोनों ने बात की है कि स्ट्रेस जो है मैनेज करना लाइफ में बहुत जरूरी है. और कई बार बच्चों को बहुत अच्छे तरीके, कंस्ट्रक्टिव तरीके नजर नहीं आते हैं लाइफ के अंदर के ये तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का. ये इजी वे जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं, कि ये तो एस्केपिज्म है कि ड्रग मिल गया, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, डोपामिन रिलीज हो गया ब्रेन के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व. पर वो तो क्या है, वो तो एक शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म तो मैनेजमेंट हुई नहीं लाइफ के अंदर. तो मुझे लगता है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. और जो इससे पहले भी एक सवाल पूछा गया था एडिक्शन से लेके, उसमें भी मुझे लगता है, आपको लगेगा कि शायद मैं पेरेंट्स को विलन बना रही हूँ यहाँ पे, पर मैं खुद भी एक मदर हूँ. मुझे ये लगता है कि हम जिस तरह का एक क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया करते थे, मेरी मदर भी वर्किंग थी, पर जब रात का समय होता था और भोजन करते थे तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे. एंड कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. आई थिंक एट एनी टाइम ऑफ लाइफ. मैं इतनी बड़ी हो गई थी, कॉलेज जाती थी, एमए करती थी, मुझे कभी मन में नहीं आया कि मैं क्यों नहीं अपने माँ बाप के साथ बात करूं. पर आज की डेट में अपने आप को भी मैं देखती हूँ कि जब हम लोग डिनर कर रहे होते हैं तो एक तरफ टीवी चल रहा होता है, दूसरी तरफ मैं अपना फोन भी देख रही होती हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ है जॉब से रिलेटेड. तो मुझे भी कई बार लगता है कि आई एम मोर ऑफ एन एब्सेंट पेरेंट. पर इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हमारे बच्चों के ऊपर. हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जितना हम सोचते हैं इम्पैक्ट, और बच्चे क्यों हमसे दूर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं गेमिंग की तरफ, क्यों जा रहे हैं फोन की तरफ, क्योंकि हम भी कहीं अवेलेबल नहीं है उनके लिए. तो ये बात हम लोगों को भी एक जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि आर वी ऑल्सो फेलिंग आवर चिल्ड्रन समवेयर. यस, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ. और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हो, अडोलसेंट्स या यंगस्टर्स जो है, जो हॉस्टल में ब्रेन डेवलपमेंट, या ब्रेन डेवलपमेंट में जो ये है, मतलब देयर ब्रेन इज एक्चुअली स्टिल डेवलपिंग. सो बिकॉज ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट एंड हार्मोनल चेंजेस इन बॉडी, दिस पॉपुलेशन इज risk taking. They want to engage in risk taking activities, and they are just going into adulthood. So because of these hormonal changes and chemical changes also, addiction is more common. Addiction usually starts in this age, adolescent young age grade, and because of that there is a lot of problem. So you have to be very careful through this age group. Yeah. हेलो डॉक्टर, नमस्कार. Yes, yes, please go ahead. डॉक्टर, ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया तो कहाँ तक ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल फिटनेस में जो बच्चों को अगर हम इनकरेज करें तो कहाँ तक ये ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन में उसको कंट्रोल करने में हमें सहायता मिले और बच्चे. जी.
यस यस सो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू आपने रेज किया है. इनफैक्ट एंगेजमेंट इन द स्पोर्ट्स और सम हॉबीज लाइक म्यूजिक और डांसिंग or the kind of stuff. These are the actually activities. We call it alternate or positive activities, which if it is replaced, then the addiction problem will come down and people will kids will less likely go to the addiction. So that is what we do in a counseling. Whenever parents come to us or whenever the patients with substance use come to us, we ask them to encourage them to engage in such activity. So this should be promoted. And we have to make sure that one of our kids or family members are engaged in this kind of activities, which will be help them in conquering the addiction problem. Thank you, Doctor.